Hello guys, this is Gurinder. Welcome back to my channel English Learning Adventure. आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नॉन फिनाइट वर्ब्स। बच्चों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि सुनने में लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो और बाद में इसकी प्रैक्टिस भी करते हो तो आपको यकीनन इस टॉपिक में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस टॉपिक में आपके फुल मार्क्स आएंगे। लेकिन आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इसे ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इनफिनाइट वर्ब शुरू करने से पहले हमें पता जो होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है। सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है, उस एक्शन के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वह हमारी वर्ब होगी। जहाँ कोई सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ है, उसका अधिकार बताए कि मेरे पास है, तो वह वर्ड जो पास मेरे पास है तो वो वर्ड होगा जो पास वाला, वो पोजेशन डिनोट करेगी, वो वर्ब डिनोट करेगी हमारा पोजेशन। एक स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज़ का होना, वह होगी हमारी स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे बी वर्ब होती है हमारी मेन बी वर्ब, उससे आगे बनती हैं इज, एम, आर, वाज वर्ब। तो ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे। जैसे पहले हम जो हमारी एक्शन वर्ब होती है जिसमें कोई एक्शन करता है सब्जेक्ट, जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, इसमें एक एक्शन पता चलता है कि वह जाता है। तो उसके बाद ये हमारी गोज यहाँ पे हमारी वर्ब हो गई। उसके बाद जो वर्ब डिनोट करती है पोजेशन, अधिकार बताती है, वह है आई हैव अ पेन। आई मेरे पास एक पेन है। यहाँ पे पास अधिकार बता रहा है कि मेरे पास एक पेन है, भी मेरा पेन है, ये मेरे पास पेन है। और स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज़ का होना, जैसे शी इज़ अ सिंगर, वह है, क्या है वह, स्टेट ऑफ बीइंग इज़ सिंगर, वह सिंगर है। तो जो हमारी ये इज़ है ये हमारी वर्ब है यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे हमारी वर्ब, जैसे एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आती है, मेन वर्ब से पहले आती है। इससे हमें टेंस के बारे में पता चलता है कि जैसे कोई टेंस हमने बताना हो, जैसे काम हो रहा है तो वहाँ पे इज, एम, आर या अगर पास में बताना हो तो वाज वर्ड लग जाएगा। तो इससे हमें टेंस का पता चलता है कि काम चल रहा है या काम हो चुका है या काम रोज चलता है। इससे हमें टेंस के बारे में पता चलता है भी कौन सा टेंस होता है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन हमारी टेंस में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शी इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम, देखिए यहाँ पे खा रही है, ठीक है। ईटिंग यहाँ पे मेन जो हमारी एक्शन वर्ब है वो हमारी ईटिंग है, तो ईटिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। और इसके पहले जो इज़ लगी है ये हमारी इज़ है, तो ये जो इज़ है हमारी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये बता रही है कि जो ये टेंस है वह टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जो कि काम कंटिन्यू चल रहा है। तो इससे हमें ये टेंस का पता चल रहा है ये कौन सा टेंस है। इज़ लगा और इसके ईट हमारी यहाँ पे वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लग गई, तो इससे हमें पता चला कि ये हमारा जो सेंटेंस है वह टेंस किस टेंस का है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो आगे मेन वर्ब तो मैंने बता दी, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जैसे दे आर गोइंग देयर। देखिए ये आर तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है कि वो जा रहे हैं, वह वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और आर यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और गोइंग हमारी यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। आई होप कि आपको अब वर्ब के बारे में समझ आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। अब वर्ब दो प्रकार की होंगी आगे, एक फाइनाइट वर्ब होगी, एक इनफाइनाइट वर्ब होगी। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे।
अब करते हैं हम फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वह वर्ब होती हैं जो कि जब कोई सेंटेंस हो वह सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाए, या फिर टेंस के हिसाब से वह अपनी फॉर्म्स बदल लें, तो वह हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो आप एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, आई राइट पोम, ये पोएम नहीं बोलना, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो पोम होती है। आई राइट पोम, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा आई है, तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो राइट आएगी। ठीक है, अगर हमने सब्जेक्ट आई की जगह हम शी लिख दें तो शी राइट हमारा राइट्स बन जाएगा। यहाँ पे शी राइट्स पोम, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब में चेंज आ गया। यहाँ पे राइट थी आई के साथ, यहाँ पे शी के साथ राइट्स हो गई। अगर हम टेंस चेंज कर दें, जैसे ही रोट पोम, वह कविता लिखता था या उसने कविता लिखी। देखिए यहाँ पे हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये हमारे पहले वाले दो सेंटेंस थे, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट थे, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो टेंस के अकॉर्डिंग भी हमारी जो ये हमारी वर्ब्स हैं वो चेंज हुई हैं। तो जो वर्ब्स हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएं, वे हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं, वह वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस पर डिपेंड हो, अपनी फॉर्म्स बदलें सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से, वो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो चलिए अब हम इनफाइनाइट वर्ब करते हैं। नॉन फिनाइट वर्ब्स हमारी वो वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में चाहे आपका सब्जेक्ट चेंज हो या फिर आपका टेंस चेंज हो, लेकिन वो चेंज नहीं होती, वह एज इट इज़ ही रहेंगी, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं इसे। जैसे देखिए, शी वॉन्ट्स टू विन द मैच, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा शी है, यहाँ पे वॉन्ट्स हमारी मेन वर्ब है। टू विन द मैच, वह मैच जीतना चाहती है। चाहती हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है। वर्ब कौन सी है? चाहती। क्या चाहती है वह? मैच जीतना, जीतना। ठीक है, तो टू विन हमारी वर्ब, ये मेन वर्ब होगी, जीतना हमारा ये जो होगा नॉन फिनाइट वर्ब होगी। आगे देखिए, दे वॉन्ट टू विन द मैच। अब आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा शी था, यहाँ पे हमारा दे हो गया, तो ये हमारी मेन वर्ब तो यहाँ पे वांट है, यहाँ पे शी के साथ वांट्स थी, तो यहाँ पे दे के साथ वह वांट होगी, तो ये वांट्स और वांट ये चेंज हो गई। ठीक है, लेकिन जो टू विन है वो चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पे हमारी जो वांट है वो फाइनाइट वर्ब है, और जो टू विन है जो चेंज नहीं हुई वह नॉन फाइनाइट वर्ब है। ऐसे ही हम अगर टेंस चेंज करें, जैसे सब्जेक्ट चाहे हमारा ही हो, यहाँ पे शी हो या दे हो, यहाँ पे हमने लिखा ही वांटेड, यहाँ पे हमने टेंस चेंज कर दिया। ऊपर वाले दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे, अब ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब थी वांट थी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वांटेड बन गई है, लेकिन जो हमारी टू विन है, जीतना है, वह चेंज नहीं हुआ, तो टू विन यहाँ पे हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे वांट और वांटेड हमारी फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुई है, लेकिन चाहे हमने सब्जेक्ट बदला चाहे हमने टेंस बदला, लेकिन जो टू विन हमारी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आई होप कि आपको नॉन फाइनाइट वर्ब समझ आ गई होगी। अब हम इसके आगे काइंड्स करते हैं नॉन फाइनाइट की। अब हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो 3 काइंड्स की होती हैं, 3 किस्मों की होती हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ये हमें सेंटेंस में क्यों चाहिए या क्यों होती हैं,
और इनका क्या यूज़ होता है, क्या ये वर्ब की तरह यूज़ होती हैं या वर्ब के अलावा भी इनका कोई और यूज़ होता है। तो चलिए हम इसकी काइंड्स देखते हैं और वो कैसे सेंटेंस में यूज़ होती हैं वह हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो नॉन फाइनाइट की वर्ब है वो होती है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जिसका मीनिंग आप ये भी कह सकते हो V1, मतलब बेस वर्ब, जो हमारी बेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसे हम इन्फिनिटिव कह सकते हैं। आगे जो हमारी इन्फिनिटिव है वह टू काइंड्स, उसकी अपनी टू काइंड्स हैं, जैसे कि टू इन्फिनिटिव का मतलब है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू इन्फिनिटिव का मतलब है वर्ब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर एक और इसकी किस्म है इन्फिनिटिव की, वो है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर का मतलब होता है ओनली या सिर्फ, ठीक है, बेयर का मतलब ओनली। इन्फिनिटिव हमारी V1, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ V1 ही होगी। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब हमारी V1। तो देखें जो हमारी इन्फिनिटिव है सेंटेंस में वह क्या क्या रोल प्ले करती है। इन्फिनिटिव हमारी जो होती है वो सेंटेंस में एक नाउन का रोल अदा कर सकती है, एक एडजेक्टिव का रोल अदा कर सकती है और एक एडवर्ब का रोल भी अदा कर सकती है। इसके अलावा भी इसके बहुत यूज़ हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नाउन जो हमारी इन्फिनिटिव है वो नाउन की तरह कैसे यूज़ होगी या एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज़ होगी या एडवर्ब की तरह कैसे यूज़ होगी वो ही करेंगे। तो उसके बाद हमारी जो नॉन फाइनाइट की सेकंड काइंड है वो है जेरेंड। जेरेंड हमारी सेकंड काइंड है। जेरेंड को हम वर्बल नाउन भी कह सकते हैं, इसे हम वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। जेरेंड का जो मेन यूज़ है वो सेंटेंस में एज अ नाउन होता है। जेरेंड का जो आपने याद रखना है मेन यूज़ एज अ नाउन होता है, क्योंकि ये एज अ नाउन के तौर पे ही जेरेंड को जाना जाता है, लेकिन ये वर्ब की तरह भी कई जगहों पे काम करता है। उसके बाद जो हमारी थर्ड काइंड है नॉन फाइनाइट की वह है पार्टिसिपल्स। वह है पार्टिसिपल्स जिसे हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, और ये हमारी जो पार्टिसिपल्स है वो एडजेक्टिव का काम करेगी, सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगी। आगे जो हमारे पार्टिसिपल्स हैं ये तीन काइंड्स में डिवाइड हैं। हाँ जी, हम जेरेंड में यूज़ करेंगे V1 प्लस ING। जेरेंड का मैं भूल गई थी आपको बताना कि V1 प्लस ING जेरेंड में होगा। जो इसकी यूज़ करेंगे वो V1 प्लस ING होगी, जो कि एज अ नाउन यूज़ होता है मेन। उसके बाद हमारा है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स को हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये एडजेक्टिव का काम करेगा सेंटेंस में, और ये आगे इसकी थ्री काइंड्स हैं, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 प्लस ING लगेगा। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल V3 लगेगी, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 लगेगी। अब आप सोचोगे कि जेरेंड में भी V1 प्लस ING है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी V1 प्लस ING है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जेरेंड जो हमारा होगा वह मेन जो जिस जेरेंड का काम है वह है नाउन का। जेरेंड का जो मेन काम है वो है नाउन का। ये वर्ब की तरह यूज होता है, वो मैं आपको जब जेरेंड के बारे में बताऊंगी तब आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको याद ये रखना है मेन कि जो जेरेंड होगा वो मेन नाउन का काम करेगा, लेकिन जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल की V1 प्लस ING है वह एडजेक्टिव का काम करेगी। तो चलिए आज हम जो करेंगे आगे इन्फिनिटिव करेंगे। तो चलिए अब हम इन्फिनिटिव जो इसकी फर्स्ट काइंड है हमारी नॉन फाइनाइट की उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसके एज अ नाउन ये कैसे यूज़ करते हैं हम देखेंगे सेंटेंस में। तो आपको पता ही होगा जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस में जो नाउन होता है वह सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। आपको याद रखना है कि जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होता है।
तो चलिए हम अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए ये समझ लेते हैं। जो हमारा टू इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो एज अ नाउन यूज होगा। जैसे टू वेस्ट टाइम इज अ फॉली। इसका क्या मतलब है? देखिए, टू वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट करना ये एक प्रोसेस है। टाइम वेस्ट करना एक एक्टिविटी हो गई। यहाँ पे टाइम वेस्ट करना इज अ फॉली, क्या है ये? फॉली है, मूर्खता है। टाइम वेस्ट करना एक मूर्खता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा टू वेस्ट टाइम ये पूरा हमारा सब्जेक्ट बनता है, क्योंकि आपको याद रखना है हमारी जो इज़ यहाँ पे मेन वर्ब है, इज़ हमारी यहाँ पे वर्ब है और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्ब में सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइम वेस्ट करने के बारे में। तो आपको ये भी पता है कि वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे टू वेस्ट टाइम हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? हमेशा नाउन होता है। तो हमारा ये टू वेस्ट यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल, टू राइट अ स्टोरी इज नॉट इजी। यहाँ पे स्टोरी लिखना किस चीज़ की, किसी प्रोसेस की बात हो रही है, किसी काम की बात हो रही है। मतलब कि स्टोरी लिखना एक एक्टिविटी है। स्टोरी लिखना इज़ नॉट ईजी। वही देखिए, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका पूरा जो एज अ सब्जेक्ट है। आपने इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव वर्ब्स सुनी होंगी, उसमें जो हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है उसमें हम सब्जेक्ट हमारा ये इसके अपने साथ सब्जेक्ट लेके आ सकती है। तो हमारी जो ये टू राइट है यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। उसके बाद देखिए, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। गलती निकालना बहुत आसान है, गलती ढूंढना बहुत आसान है। यहाँ पे गलती ढूंढना ये हमारा सब्जेक्ट है। ये भी देखिए पहले वर्ब से पहले आया, आपको पता ही है। जो हमारा सेंटेंस होता है सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होती है? वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होगा उसका। अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये वर्ब से पहले आया और ये हमारा क्या हुआ? टू फाइंड हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है? गलती ढूंढने के बारे में बात हो रही है। आसान है, क्या आसान है? हमारी बात क्या हो रही है? गलती ढूंढना। तो यहाँ पे गलती ढूंढना एक प्रोसेस है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो अब हम एज अ ऑब्जेक्ट इसे कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो अब हमारा टू प्लस जो V1 है इन्फिनिटिव, टू प्लस V1 इन्फिनिटिव जो हमारा है वह एज अ ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब का। तो देखिए इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, आपको पता है ऑब्जेक्ट जब हम अपनी वर्ब से क्या का क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ब से क्या का क्वेश्चन पूछे तो जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपको पता है कि एक नाउन होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक नाउन होगा। अगर ये हमारा टू प्लस V1 एज ऑब्जेक्ट होगा तो वह एक नाउन होगा। तो देखिए, शी डज नॉट लाइक टू क्राई। देखिए, शी डज नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं। उसे क्या पसंद नहीं? टू क्राई, रोना या चीखना या रोना, उसे रोना पसंद नहीं। तो देखिए आपने अपनी वर्ब से क्वेश्चन किया क्या, तो उसका आंसर आया टू क्राई, पूरा टू क्राई। तो जो ये टू क्राई है हमारा वो एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? एक नाउन होता है। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल देखिए, एमा प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। एमा ने प्रॉमिस किया, वायदा किया। क्या वायदा किया? टू हेल्प, हेल्प करने का, सहायता करने का वायदा किया। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो हम दो ऑब्जेक्ट्स हमारे एक सेंटेंस में आ सकते हैं। एमा प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। एमा ने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया? मेरी मदद करने का, मदद करने का। ठीक है,
तो ये जो टू हेल्प हमारे यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। तो आगे देखिए, ही बिगेन टू टेल अ स्टोरी, उसने स्टोरी बतानी या सुनानी शुरू की, उसने शुरू किया। क्या शुरू किया? अब क्वेश्चन आया, क्या शुरू किया? बताना, एक स्टोरी बताना, तो स्टोरी बताना शुरू किया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि टू क्राई हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं ये एडवर्ब का काम कैसे करता है। तो देखिए हमारा जो टू इन्फिनेटिव है, टू प्लस वी वन है, वह कैसे एडवर्ब की तरह भी एक फंक्शन करता है। जैसे वी प्ले टू विन। देखिए आपको पता है एडवर्ब में क्या होता है। एडवर्ब जब फंक्शन के कारण बताए भी, काम क्यों हुआ या कब हुआ या कहाँ हुआ, जब हमें इसके बारे में पता चले वर्ब से, तो वह हमारी एडवर्ब होती हैं। जिस शब्द से हमें हम कहते हैं काम कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, उसका क्या पर्पस था, ये सभी हमारी एडवर्ब्स होती हैं। जैसे वी प्ले, हम खेले, क्यों खेले? टू विन, सॉरी वी प्ले टू विन, हम खेलते हैं, क्यों खेलते हैं? जीतने के लिए। ठीक है, तो जीतना, क्यों खेलते हैं? टू विन, जीतने के लिए। तो ये हमारी एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। देखिए दे केम, वह आए। ठीक है, वह आए, क्यों आए? टू मीट मी, मुझे मिलने के लिए। ये हमारी वर्ब के क्यों का आंसर दे रहा है ना। दे केम, वह आए, क्यों आए? टू मीट मी, मुझे मिलने के लिए। आगे देखिए, शी गेव मी अ स्टोरी बुक, उसने मुझे स्टोरी बुक दी, क्यों दी? टू रीड, पढ़ने के लिए। तो ये हमारे जो हो गई एडवर्ब की तरह, टू प्लस वी वन जो हमारा इन्फिनेटिव है, वह एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये हमारे वर्ब का हमें कारण बता रहा है। वी प्ले, हम खेलते हैं, टू विन, जीतने के लिए। दे केम, वह आए, क्यों आए? टू मीट मी, मुझे मिलने के लिए। शी गेव मी ए स्टोरी बुक, उसने मुझे स्टोरी बुक दी, क्यों दी? टू रीड, पढ़ने के लिए। तो ये एज ए एडवर्ब हमारा टू इन्फिनेटिव यहाँ पे आया है। अब करते हैं हम टू इन्फिनेटिव जो एज ए एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में। जैसे रिया इज़ द गर्ल टू विन दी स्कॉलरशिप। यहाँ पे रिया है हमारी वो लड़की है जो कि स्कॉलरशिप जीतने वाली लड़की कौन है? रिया। तो रिया के बारे में बताया जा रहा है कि स्कॉलरशिप जीतने वाली कौन सी लड़की है? रिया। तो रिया की जो विशेषता है वो बताई जा रही है, वह जीतने वाली, स्कॉलरशिप जीतने वाली लड़की कौन है? रिया है। आई नीड अ प्लेस, मुझे जगह चाहिए। कैसी जगह चाहिए? रहने वाली, रहने वाली। ठीक है, रहने के लिए, रहने वाली हमें जगह चाहिए। ये प्लेस की बात हो रही है, कैसी प्लेस होनी चाहिए? जो रहने वाली हो। ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। ये नाउन से, देखिए नाउन से, इससे पहले नाउन आ रहा है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है हमें। देखो यहाँ पे प्लेस भी, यहाँ पे रिया की बात हो रही है, तो रिया के लिए ये गर्ल जो रिया के लिए यूज़ किया गया यहाँ पे गर्ल। तो यहाँ पे प्लेस की, प्लेस जो नाउन है हमारा, नाउन इससे टू लिव से पहले हमारा नाउन आ रहा है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल, मॉर्निंग इज़ नॉट द टाइम टू स्लीप। जो सुबह है वे सोने के लिए नहीं है, मतलब सुबह का जो समय है, सॉरी मैंने यहाँ पे टाइम नहीं लिखा, मॉर्निंग इज़ नॉट द टाइम टू स्लीप, सुबह सोने वाला समय नहीं है, बल्कि सोने के लिए समय नहीं है। सुबह जो भी सुबह हम सोते हैं, सुबह सोने वाला समय नहीं है, ये बताया जा रहा है। जो हमारी मॉर्निंग होती है जो वो टाइम नहीं है सोने के लिए, ये जागने का टाइम है। तो ये हमारा ऐसे टू इन्फिनेटिव हमारा एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। और हमारे टू इन्फिनेटिव के और बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे एज अ कम्प्लीमेंट, और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ इसके कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ हमेशा टू इन्फिनेटिव भी लगता है। कई बार
टू इन्फिनिटिव की जगह पे हम जीरंड भी यूज़ कर सकते हैं और टू इन्फिनिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों की सेंस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनके साथ अगर लगा हम टू इन्फिनिटिव भी सकते हैं, जीरंड भी लगा सकते हैं, लेकिन उनके मीनिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो हमारी वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और रूल बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।